हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी जीके से एक बार फिर एक और उपयोगी क्लास लेकर हाजिर हैं आप लोगों के बीच में। ठीक है ना? ये जो क्लास होने वाली है आप लोगों की थोड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन सकती है। चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर हो, हेड ऑपरेटर हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, जेल वार्डन हो, पीएससी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप लोग उत्तर प्रदेश की किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो। देखिए, सबसे पहला सवाल, खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है? तो खेल दिवस आपको पता होगा, हॉकी की जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। ये जो मेजर ध्यानचंद हैं, इनका जो जन्म हुआ था 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त को राजपूत परिवार में, 1905 में इनका जन्म प्रयाग इलाहाबाद में दोस्त हुआ था। तो कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस परिवार से जन्मे थे? राजपूत परिवार, है ना? किस खिलाड़ी की याद में खेल दिवस? तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को क्या कहते थे? हॉकी के जादूगर कहते थे, है ना? हॉकी के जादूगर इन्हें ही कहते थे। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। याद रखना, ये हॉकी के एक महान खिलाड़ी थे। अगला, समाजवादी जल एटीएम सेवा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? आपको पता है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रहती है, बनी हुई है यहाँ पे ही। तो उत्तर प्रदेश, है ना? समाजवादी जल एटीएम सेवा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी कब ये शुरू किया गया था दोस्त? 12 मई 2015 को। किसके द्वारा? अखिलेश यादव जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि 2015 में अखिलेश यादव जी ही मुख्यमंत्री थे। भूतपूर्व मुख्यमंत्री की अगर वर्तमान से देखें तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है ना? आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं 2019 से। आगे बढ़ते हैं। फुतुह उस सलातीन का लेखक कौन था? ऐसे ही पूछ लेगा आप लोगों से कि फुतुह उस सलातीन का लेखक, तो वो था इसामी। कौन था दोस्त? इसामी था। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक नार पिया को भानी, तनवा का सगरा जो पानी। यह पंक्तियां किस भाषा की हैं? जो पंक्तियां आप लोग ऊपर देख रहे हैं, ये पंक्तियां ब्रज भाषा से संबंधित हैं। सूर, तुलसी, है ना? ये जो थे ब्रज भाषा के कवि थे। और सूर सागर की और विनय पत्रिका की जो रचना है वो, हाँ, सूर सागर और विनय पत्रिका की जो रचना तुलसीदास ने की है वो ब्रज भाषा में ही की है। अगला देखते हैं, अवध किसान सभा की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो याद रखना, अवध किसान सभा की स्थापना उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुई थी। और बात है 17 अक्टूबर 1920 की, है ना? लेकिन अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश किसान सभा की, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1917 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। याद रखना, ठीक है ना भैया? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और मोतीलाल नेहरू के साथ साथ में मदन मोहन मालवीय भी थे, गौरी शंकर आदि के मिश्र प्रयास से यहाँ पे हुआ था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया था दोस्त, आगरा में बनाया गया था। और 1928 तक इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में ही जाना जाता रहा, है ना? 1928 तक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगरा इसका मुख्यालय रहा था। आगे बढ़ते हैं। हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज किसके निर्देशन में हुई थी? तो किसके निर्देशन में हुई थी? वाई डी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के निर्देशन में हुई थी। आलमगीरपुर है कहाँ पे? तो ये मेरठ जनपद में स्थित है, हिंडन नदी पर स्थित है। और कब इसकी खोज हुई थी? तो 1958 में वाई डी शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा के प्रयासों से इसकी जो खोज है वो हुई थी। ये एक हड़प्पा संस्कृति का, है ना, एक सबसे पूर्वी पुरा स्थल माना जाता है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे। हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? देखिए, वाई डी शर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन इनसे पहले भी किसी ने प्रयास कर लिया था। वो थे भारत सेवक समाज के लोग। तो भारत सेवक समाज के लोगों द्वारा पहले इन लोगों ने प्रयास कर लिया था इस पे। आगे बढ़ते हैं। हिंडन नदी पर सैंधवकालीन आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कब की गई थी? तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ ताकि याद हो जाए। मेरठ जनपद में है ना? आपको पता है इसके, हिंडन नदी पर है। 1958 में ये खोज की गई थी
भारत समाज के लोगों ने भी इस पर पहले प्रयास कर लिया था। अगला देखिए, ये है ए नगरी का धर्मपाला पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, इनके संबंध कहाँ से है, किस धर्म से है, और ये संबंधित हैं दोस्त श्रीलंका से। नाम ही आप लोग देख लो, धर्मपाला लिखा हुआ है, श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी जो बनी है श्री जयवर्धनपुरम कोट है, और मुद्रा रुपया है, श्रीलंकाई रुपया। तो अग नगरी का धर्मपाला पर स्मारक डाक टिकट जो जारी किया गया है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे। ऑप्शन यहाँ आप लोगों का डी बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। और श्रीलंका की दूरदृष्टा श्रीमद नगरी का धर्मपाला पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, ये बौद्ध दार्शनिक या बौद्ध धर्म से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हर्ष के समय जो कन्नौज है वो जाना जाता था, 7वीं सदी की बात है, 7वीं सदी की बात है, तो श्री या नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, ए विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। सिलीका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, सिलिका सैंड खनन एवं उच्चीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद में स्थित है ना, और इस जिले में भी लालपुर कोलाई क्षेत्र में कार्यान्वित है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिलिका सैंड खनन एवं उच्चीकरण परियोजना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के लालपुर कोलाई क्षेत्र में कार्यान्वित है, और वहीं सिलिका बालू खलिज उत्पादन किया जाता है प्रयाग इलाहाबाद में। इलाहाबाद को आप लोग संगम नगरी के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है, क्योंकि यहीं पर उच्च न्यायालय स्थित है, जिसकी स्थापना 1866 में की गई थी, जिसकी खंडपीठ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था। सारनाथ में धर्मराज का जो स्तूप है उसका निर्माण कराया था अशोक ने, याद रखना भाई। तो धर्मराज जी की एक विशाल ये स्तूप है, इसका जो निर्माण था वो सम्राट अशोक ने कराया था। यह तक्षशिला संग्रहालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। साकेत जो कि अयोध्या की राजधानी रहा पहले, है ना, किस महाजनपद की राजधानी रहा ना, साकेत जो था वो किस महाजनपद की राजधानी रहा है। तो देखिए याद रखना, कौशल, कौशल महाजनपद, ये बिल्कुल आप लोग का सही हो जाएगा, है ना। कौशल अब क्या नाम है, प्राचीन तो कौशल था, अब इसे ऐसे कौशल के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। इसका क्षेत्र आधुनिक गोरखपुर के पास था। इसकी प्रथम राजधानी साकेत और वर्तमान अयोध्या, और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। तो वर्तमान में आपसे पूछे साकेत की तो वो थी अयोध्या, वर्तमान में अयोध्या, और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। और ये प्राचीन काल में, है ना, तो याद रखना साकेत किस महाजनपद की राजधानी रहा, कौशल महाजनपद की। अब अयोध्या। अब बात करते हैं 1916 के क्वेश्चन की। सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। 1916, तो देखिए याद रखना ये 1916 में की गई थी अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा। 1916 में, सन 1916 में लखनऊ में राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा की गई थी, है ना। याद रखना, अंबिका चरण कांग्रेस की ऐतिहासिक लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे, और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी। ये जो अंबिका चरण मजूमदार थे, ये एक प्रसिद्ध बंगाली राजनेता थे। कौन से, बंगाली राजनेता थे ये एक प्रसिद्ध, ये आप लोग जोड़ के याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में पूर्वी बंगाल के फरीदपुर जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सत्य भक्त भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो देखिए, सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन ये कहाँ पे, तो याद रखना ये कानपुर में आयोजित इन्होंने किया था। और इस दल की, यानी जो सत्य भक्त दल था, कम्युनिस्ट पार्टी थी, इस दल की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में हुई थी, है ना। और किसने की थी, M.N. राय ने की थी, M.N. राय ने इसकी स्थापना की थी, याद रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे।
सड़क सुरक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जिसने सड़क सुरक्षा नीति लागू की, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आगे, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो देखिए, वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता जो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। तो वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की स्थापना जो की थी वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वर्षा ऋतु के अनुसार उत्तर प्रदेश को केवल और केवल 2 भागों में विभाजित किया जाता है, वर्षा ऋतु के अनुसार। ये सिंपल आप लोगों को क्वेश्चन याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री साफ़े किदवई किस भाषा के पत्रकार थे? ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। साफ़े किदवई नाम से पता लग रहा है कि उर्दू भाषा से संबंधित हो सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, याद रखना, उर्दू भाषा। तो पत्रकार श्री साफ़े किदवई उर्दू भाषा के पत्रकार हैं। और मैं बात करता हूँ साफ़े किदवई की, इन्होंने उर्दू अकादमी 2016 के लिए 1.5 लाख रुपए के अमीर खुसरो अवार्ड से नवाजा गया था 2016 में इन्हें, है ना, अमीर खुसरो अवार्ड से। और प्रोफेसर किदवई की अंग्रेजी व उर्दू में कुल मिला के 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आगे बढ़ते। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया? तो ये लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति थी, तो उसके अनुसार अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था 1856 ईस्वी में। कब? 1856। ए विकल्प राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहां सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार मैं बात करता हूं तो इलाहाबाद सबसे ऊपर चल रहा है। जनसंख्या इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयाग है, प्रयाग संगम नगरी भी इसे ही कहते हैं, तो ये जनसंख्या के मामले में सबसे ऊपर है अभी भी। आगे बढ़ते। राज्य में पुरापाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए भैया, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, बेलन घाटी इलाहाबाद से भी प्राप्त हुए हैं, सिंगरौली घाटी सोनभद्र से भी पुरापाषाण कालीन सभ्यता के, चकिया चंदौली से भी, और उपरोक्त सभी। यह आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये पुरापाषाण कालीन हो गया। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य, याद रखना ये चीज, ये भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राज्य में परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ पे विद्यमान है? तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जामिनर पूछ चुका है। तो देखिए भैया, मैं बताता हूँ। ताप विद्युत संयंत्र परियोजना है जो कि बुलंदशहर के नरोरा में स्थित है। राज्य में परमाणु विद्युत जो परियोजना, ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के नरोरा, नरोरा है बुलंदशहर जनपद में। इसकी प्रथम जो इकाई है वो 1 जनवरी 1991 से कार्यरत है। इसकी द्वितीय इकाई 1 जनवरी 1992 से कार्यरत है। याद रखना है, ये पूछ सकता है। इसकी जो इकाई क्षमता है 220 मेगावाट की है, मेगावाट की है विद्युत की, याद रखना। तो राज्य में परमाणु विद्युत जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के नरोरा में है। प्रथम इकाई 1991, द्वितीय इकाई 1 जनवरी 1992 से कार्यरत है। आगे, राज्य में काशी विद्यापीठ कब स्थापित हुआ? एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लो। तो राज्य में काशी विद्यापीठ ये कब स्थापित हुआ था? काशी विद्यापीठ वसंत पंचमी के पावन अवसर पर इसे स्थापित किया गया था। बात है 10 फरवरी, बात है 10 फरवरी, है ना, 10 फरवरी 1921 की। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर, है ना, बाबू से प्रसाद गुप्त जी द्वारा, है ना, पूछ सकता है काशी विद्यापीठ की जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो वो थे शिव प्रसाद, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा। याद रखना, शिव प्रसाद गुप्त द्वारा 1921 ईस्वी में, है ना, काशी विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। फरवरी 1921, 10 फरवरी 1921, याद रखना। देश रतन शिव प्रसाद जी राष्ट्रीयवादी शिक्षाविद थे। गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। काशी विद्यापीठ कहाँ पे? वाराणसी में। याद रखना, ये चीज़ पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं।
राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है? गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? कुशीनगर, अहिछत्र, या फिर भीतरगांव, या फिर कौशाम्बी। तो सही आंसर हो जाएगा अहिछत्र, है ना। तो राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति मिली है? अहिछत्र से मिली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है भैया। ये जो अहिछत्र है ना, ये उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के आंवला तहसील में स्थित है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ, अब तो बहुत ऊपर होगी। आप लोग ये डाटा देख चेक कर सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 9 से शुरू हुई ये थी, ठीक है। अब आप लोग चेक कर लेना, नए आंकड़े कुछ कुछ आ चुके हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है अकॉर्डिंग टू द 2011? क्योंकि 2011 की जनगणना से ही क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं। तो मैं बात करता हूँ राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप लोगों को याद रखना है 47.6% के आसपास है। आगे, मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के समय, क्योंकि आपको पता होगा 1191 1192 मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य युद्ध हुआ था। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है इसका, जयचंद, है ना। तराइन का, जिसे आप लोग पहला युद्ध बोल सकते हैं, है ना। मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य ही तो हुआ था शायद। हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, है ना, रेशम मार्ग से संबंध था जिसका, और एशिया से जुड़ा हुआ था? तो रेशम मार्ग से किसका संबंध था? तो वो था मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर या नगर रेशम मार्ग से संबंध रखता था? तो मथुरा था। आगे 102 सेवा संबंधित है। 102 ये सेवा किससे संबंधित है? 102, 100 तो हो गया भाई पुलिस, 112 हो गया पुलिस, 102 हो गया एम्बुलेंस सेवा, पूछ सकता है भाई। महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 ये है आपकी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की सेवा जो थी, या संघ की प्रवेश की जो अनुमति थी वो दी थी? तो ये वैशाली में उन्होंने दी थी, है ना। बौद्ध भिक्षुणियों के लिए वैशाली भी एक महत्वपूर्ण स्थल था। वैशाली में ही स्थाविर आनंद के पास और उनके प्रयास से महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और अनुमति उन्हें प्रदान की थी। आगे बढ़िए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बात है 483 बीसी की। 483 बीसी की कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण, है ना, बुद्ध को हासिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। महाजनपद काल में दक्षिण पांचाल की राजधानी कहाँ थी? तो भाई महाजनपद काल में दक्षिण पांचाल की जो राजधानी थी वो थी काम्पिल्य। पांचाल काम्पिल्य राजधानी थी, है ना, याद रखना। पांडवों की पत्नी द्रौपदी पांचाल पांचाल की राजकुमारी होने के कारण पांचाली भी कहलाई थी। तो पांचाल की राजकुमारी थी वो। अब आप सोचते हो कि 5 पत्नियों की पत्नी थी इसलिए पांचाली बोल रहे ना, वो पांचाल, है ना, राज से संबंधित होने के कारण पंचाली कहलाई थी, याद रखना। कनिंगम के अनुसार वर्तमान रोहेलखंड उत्तर पांचाल और दोआब दक्षिण पांचाल था। पांचाल वर्तमान में रोहेलखंड का प्राचीन नाम था। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? मध्य पाषाण काल के सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से। और कितने? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सराय नाहर राय से 8 संयुक्त गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। जो संयुक्त परिवार प्रथा का उदाहरण यहाँ से आवास भी देखने को मिले हैं। आगे, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। जो मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था उसे सूरसेन महाजनपद के नाम से जानते थे। सूरसेन महाजनपद के नाम से। इसकी राजधानी कौन थी? मथुरा थी इसकी राजधानी, याद रखना, ये चीज़ पूछ सकता है आप लोगों से। आगे बढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ सकता है, तो याद रखना। बात है 1888 की। 1888 में इलाहाबाद में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता
जॉर्ज यूल ने की थी। यह कांग्रेस का कुल मिला के बात करें तो चौथा अधिवेशन था, ये याद रखो। ठीक है ना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन, याद रखना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे भाकपा के नाम से जानते थे, भारत का एक साम्यवादी दल था। इस दल की स्थापना बात करूं तो मैं 26 दिसंबर 1925, 26 दिसंबर 1925, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, को कानपुर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को याद रखना, कानपुर में हुई थी। ठीक है ना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो की गई थी वो एम एन राय के द्वारा की गई थी, एम एन राय के द्वारा। ये भी आप लोग इससे जोड़ के याद रखिएगा। आगे बढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश की बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कब की गई थी? जरा बताइए। तो देखिए, भारत छोड़ो है 1942 लगा दो जी, उत्तर आपका यही विकल्प राइट हो जाएगा। बलिया शहर में, बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और पश्चिमी जिला तुम्हारा वो है शामली, और ये सहारनपुर उत्तरी जिला, और जो दक्षिणी जिला है ये आप लोग बताएंगे मुझे कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा है। आगे बढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? अस्थायी सरकार, तो ये सही आंसर है चित्तू पांडे के, है ना, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, है ना, याद रखना, स्थापना की गई थी। चलो बहुत बढ़िया। और चित्तू पांडा जो पंडित जो था, इससे संबंधित बता रहा हूँ, 19 अगस्त 1942, बात है 19 अगस्त 1942 की, है ना, को एक राष्ट्रीय सरकार की घोषणा करके उसके अध्यक्ष बने थे चित्तू पांडे। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सबसे ज़्यादा उपदेश पूछता तो सबसे ज़्यादा तो भाई कौशाम्बी में दिए थे इन्होंने, लेकिन सबसे पहला जो उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? वो दिया था उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, है ना, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। और ये जो सारनाथ में इनका उपदेश देना है, ये बुद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। आगे, बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य में किस स्थान पे हुआ था? तो देखिए, कब हुआ था जन्म? जन्म हुआ था 563 बीसी में। मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, कुशीनगर में। और जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, अब कहाँ है वर्तमान में? नेपाल, नेपाल में, याद रखना। तो बुद्ध के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध, इनका कपिलवस्तु गणराज्य में किस स्थान पर जन्म हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था तत्कालीन स्थिति अगर देखें तो। बुद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये। बौद्ध धर्म का जो पालना है वो किसे कहा जाता है? तो वो उत्तर प्रदेश राज्य को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ था, इसी कारण बुद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बॉक्साइट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो याद रखना, बॉक्साइट जो उत्पादित करता है, बॉक्सिंग, बांदा, बंदा बॉक्सिंग में फिट है, साइट पे काम करता है, वाराणसी, ये याद रखना, बांदा और वाराणसी। और इसके साथ साथ में चंदौली व ललितपुर जनपद में भी पाया जाता है। चंदौली व ललितपुर में भी आपको देखने को मिलेगा बॉक्साइट। बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ पर थी? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, बुद्ध के समय में शाक्य गणराज्य की जो राजधानी थी वो थी कपिलवस्तु। ऑप्शन यहाँ आप लोग बिल्कुल राइट कर सकते हैं, डी। देखिए, जो बुद्ध थे, है ना, उनका जो गोत्र था वो कौन सा था? तो उनका जो गोत्र था वो था क्षत्रिय, क्षत्रिय गोत्री थे बुद्ध, है ना। शाक्य मुख्यतः गोत्र के क्षत्रिय बताए जाते हैं, है ना भाई। शाक्य वंशी लोगों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। शाक्यों का हिमालय में तराई एक प्रसिद्ध और प्राचीन राज्य था। आगे बढ़ते हैं। प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखना, प्राणी उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में कानपुर व लखनऊ में अवस्थित है ना, कानपुर में, लखनऊ में अवस्थित है। ये जो स्थापना की गई थी प्राणी उद्यान की,
4 फरवरी 1974 को स्थापित किया गया था, ये याद रखना ना, और इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। जूलॉजिकल पार्क का जो क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल है 76.56 हेक्टेयर। तो प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये आपका कानपुर व लखनऊ में है। और कानपुर जूलॉजिकल जो पार्क है, कानपुर भारत के सबसे पुराने जूलॉजिकल पार्कों में से एक है, और इसी के बारे में बताया था। इसकी स्थापना 4 फरवरी 1974 को जनता के लिए स्थापित करके इसे समर्पित करके दे दिया गया था। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद राजधानी, है ना, ये कहाँ और किसकी थी? सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये याद रखना, ये मथुरा में थी। डी विकल्प राइट है। आगे बढ़िए। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी रहा? एक क्वेश्चन बार बार रिपीट ताकि आपका गलत ना हो। सूरसेन महाजनपद की राजधानी रहा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली जनसंख्या, तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जिसे छोटा दिल्ली हम लोग कहते हैं। छोटा दिल्ली भी इसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व पहले गाजियाबाद का है। गाजियाबाद में प्रति 1 किलोमीटर में 2011 की जनगणना के अनुसार 3971 व्यक्ति रहते हैं। वाराणसी में 2395, लखनऊ में 1816, संत रविदास नगर में 1555, कानपुर में 1442 व्यक्ति औसतन रहते हैं। आगे, प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है ना? अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं वो देखता हूँ तो, है ना, प्रदेश की कुल साक्षरता प्रतिशत सभी को लगा के अगर मैं साक्षरता की बात करता हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 69.72% है। 69.72% है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पुरुष संख्या कितनी है अगर हम लोग इस हिसाब से देखें तो लगभग 52.4% के आसपास। आगे, प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहेब का दत्तक पुत्र कौन था? तो नाना साहब का दत्तक पुत्र कौन था? बाजीराव द्वितीय। प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। नाना साहब ने सन 1824 में वेणुग्राम निवासी माधव नारायण राव के घर जन्म लिया था। इनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के सगोत्र भाई थे। पेशवा ने बालक नाना राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया और उनकी शिक्षा दीक्षा का यथेष्ट प्रारंभ किया था। तो बाजीराव द्वितीय था, है ना, चर्चित नाना साहब का दत्तक यानी गोद लिया हुआ पुत्र। प्रथम स्वाधीनता आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना में मेरठ का विद्रोह कब शुरू हुआ? तो जो मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ था दोस्त, वो शुरू हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को। याद रखना, है ना। ये जो विद्रोह था, सैनिकों और पुलिस फोर्स ने अंग्रेजों के विरुद्ध साझा मोर्चा गठित कर क्रांतिकारी घटनाओं को इसमें अंजाम दिया था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया था। पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद क्षेत्र तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? है ना, पांचाल ने अपनी जो राजधानी बनाया था पांचालों ने, तो वो काम्पिल्य को अपनी राजधानी बनाया था। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते, पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी कहाँ पे थी? तो ये भी पूछ सकता है जी। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ये। अहिछत्र इसकी राजधानी। दक्षिणी पांचाल गंगा के दक्षिणी तट से लेकर चरमनवती तक फैला हुआ था और उसकी राजधानी काम्पिल्य थी। पूछ सकता है। पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। इन खान बहादुर खान का जो जन्म हुआ था 1791 में हुआ था। जब वे 6 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। खान बहादुर खान रोहेला सरदार हाफिज रहमत खां के वंशज थे। निम्नलिखित में से छायावाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक दोस्त माना जाता है जयशंकर प्रसाद को। कामायनी उन्हीं की फेमस रचना है ना। जयशंकर प्रसाद की आंधी इन्हीं की है, इंद्रजाल इन्हीं की है, जयशंकर प्रसाद की। चलो बहुत बढ़िया। इनके नाटक भी हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी वगैरह। तो सही है आपका बिल्कुल डी ऑप्शन। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? वो थे पीटी नेहरू, पंडित नेहरू जी 1929 में, है ना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पे।
निम्नलिखित में से साटक वस्त्र निर्माण प्रमुख केंद्र कहाँ पे है? साटक वस्त्र निर्माण का जो प्रमुख केंद्र है उत्तर प्रदेश में वो है वाराणसी। साटक मतलब सिल्क, सिल्क वस्त्र निर्माण केंद्र वाराणसी, बनारसी साड़ियों के लिए फेमस है। निम्न में से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता केदार सिंह की रचना कौन सी नहीं है? तो देखिए, जमीन पक रही है रचना है, अकाल में सारस भी है, और आपका ताल साइकिल भी है, मानसरोवर नहीं है। मानसरोवर एक कथा संग्रह है जो कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता केदार सिंह की रचना जमीन पक रही, अकाल में सारस और तालिस्ताय और साइकिल इत्यादि हैं। आगे बढ़ते, निम्न में से कौन सा नगर उत्तर प्रदेश में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र इनमें से कौन सा था? तो देखिए, सही आंसर जाएगा मथुरा, है ना। कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? मथुरा, है ना, सूरसेन राजधानी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? सबसे प्राचीन स्मृति दोस्त मनु स्मृति है ना, याद रखना, है ना। इसे मनु संहिता, धर्मशास्त्र, मानव धर्मशास्त्र आदि नामों से भी जाना जाता है। आगे, निम्न में से कौन सा शासक रोहेलखंड का संस्थापक है? रोहेलखंड का संस्थापक पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां रोहेलखंड का संस्थापक था। निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? अयोध्या अभिलेख किसने प्रचलित कराया था? तो ये कराया था धनदेव ने प्रचलित। ऑप्शन आपका ए विकल्प दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ ये प्राप्त हुआ है ना, अशोक स्तंभ पर हरिसेन के द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति प्रयाग इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? दो तीर्थ स्थान चुनिए, कौन कौन से हैं? तो देखिए, गया कुशीनगर भी, लुम्बिनी कपिलवस्तु भी, और सारनाथ श्रावस्ती, यानी उपरोक्त सभी की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी अपने काल में। निम्न में से किस व्यक्ति को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सेनापति चुना गया था? तो सेनापति किसे चुना गया था, याद रखना, भगत सिंह। भगत सिंह को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का सेनापति चुना गया था, है ना, याद रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने भी की थी, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी इसमें। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था? लखनऊ में कब हुआ था जी? ये 50वां राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में था, जिसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और ये 1936 ईस्वी में हुआ था, याद रखना, लखनऊ अधिवेशन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो जिले की जनसंख्या महोबा की सबसे कम है। ए ऑप्शन आप लोग याद रख सकते हैं। जनसंख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद की है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न में से किस जिले में तांबा का उत्पादन होता है? तांबा, है ना, तवा हुआ, ललितपुर। ललितपुर तांबा उत्पादन के लिए फेमस है, याद रखना। सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख है इसका, ललितपुर का। निम्न में से किस खनिज का उत्पादन झांसी व हमीरपुर से होता है? तो भाई, झांसी व हमीरपुर से किसका उत्पादन होता है, जरा मुझे बताइए। तो वो है भैया पायरोफेल्साइट। पायरोफेल्साइट ऑप्शन यहाँ आपका डी विकल्प बिल्कुल हो जाएगा। झांसी व हमीरपुर इसके लिए फेमस है। आगे, निम्न में से किस को वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाता है? सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में कपिलवस्तु को। कपिलवस्तु पहले नंबरी नेपाल, है ना, से संबंधित था, याद रखना, अभी भी है। अच्छा, सिद्धार्थ नगर के नाम से पहले कपिलवस्तु को ही जाना जाता था। निम्न में से किस आंदोलन के समय काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, 1921। तो याद रखना, काशी विद्यापीठ के संस्थापक बात हैं 10 फरवरी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 10 फरवरी 1921 की, ठीक है ना। संस्थापक थे बाबूश्री प्रसाद गुप्त इसके, है ना, और इन्होंने भगवान दास के साथ मिलकर बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1995 में इसका नाम बदलकर
काशी विद्यापीठ का 1995 में नाम बदला गया और इसे रख दिया गया महात्मा गांधी विद्यापीठ। याद रखो ये चीज़। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। आप लोग मुझे बता दीजिए, है ना। 1920 शायद, मुझे लगता है असहयोग आंदोलन था जो 1900 कब वापस ले लिया गया था? 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। और आप लोग मुझे बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? एक बार कमेंट करके बता दो। निम्न में से किस स्थानों पर हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था? तो कौन कौन से स्थान थे? एक तो कन्नौज था, एक था प्रयाग, जहां इसने धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन जिलों में डोलोमाइट का उत्पादन होता है? डोलो डोलो खूब डोलो, है ना। मिर्जापुर, बांदा, सोनभद्र, यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल इसके लिए राइट आंसर के रूप में माना जाएगा। अगला सवाल करते हैं 76 नंबर। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे कम तापमान रहता है? तो पश्चिमी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें, है ना, सबसे कम तापमान पाया जाता है। आगे, धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धान की खेती के जो साक्ष्य हैं ये कोल्डी हवा से प्राप्त हुए, याद रखना। आगे, देश की साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? साक्षरता के अनुसार मैं बात करता हूँ तो आप लोग इसके नए आंकड़े देख लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार इसके आंकड़े थे 29वां स्थान था, याद रखना। आगे बढ़ते, देश में उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। पहले आएगा राजस्थान, फिर एमपी, फिर पहले आएगा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी और फिर आएगा उत्तर प्रदेश। चौथा स्थान है। जनसंख्या में पहला स्थान है। आगे, देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो देखिए, जनसंख्या का मामला तो उत्तर प्रदेश में बहुत ऊपर है, यानी कि 16.49% पहला स्थान लिए हुए है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 18 मंडल हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना भैया। और मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल का लगभग 6.88% के आसपास है मात्र। ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर की जन्मस्थली कौन सी है? जरा बताएंगे आप लोग इसमें से। ज्योतिष आचार्य वराह मिहिर की जन्मस्थली जो है वो है काम्पिल्य। ऑप्शन, काम्पिल्य एक पौराणिक नगर है जो महाभारत के समय में पांचाल जनपद की राजधानी था, है ना, जिसके राजा द्रुपद थे। द्रुपद, द्रुपद यहीं के राजा थे, याद रखना। आगे बढ़ते, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता केदारनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो 7 जुलाई 1934 को इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बलिया में। पूर्वी जिला है ये, याद रखना। ठीक है। अगले सवाल पर जाइए। जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? डेंसिटी के माध्यम से देखें तो ये चौथा स्थान आपको देखने को मिलेगा जनसंख्या के अनुसार, और वो भी घनत्व के अनुसार। आगे, छठ पर्व पर मुख्यतः किसकी पूजा की जाती है? तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। छठ पर्व पर सूर्य देव की पूजा की जाती है, सूर्य की, छठ पर्व पर मुख्य रूप से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में एक घटित घटना है, ट्रेन की लूट से संबंधित है शायद, है ना। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, हाँ, बहुत बढ़िया। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसमें हुआ क्या था, छुपे हुए 22 जो पुलिसकर्मी थे वो जिंदा जल गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, गोरखपुर के समीप, है ना। वो काकोरी कांड था जो ट्रेन लूट से संबंधित है। ये चौरी चौरा है, गोरखपुर से संबंधित है। इसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जला दिए गए थे, है ना, भारतीयों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी कौन सी थी? चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो थी सुक्तिमती। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर के रूप में आप लोगों का हो जाएगा। वर्तमान में बुंदेलखंड प्रांत में समाविष्ट है ये। आगे बढ़िए। चीनी यात्री हविंगसांग के अनुसार हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश के नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता था, है ना। तो चीनी यात्री हविंगसांग के अनुसार हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश को या उत्तर प्रदेश के नगर को नगर महोदय श्री कहा जाता था। किसको? कन्नौज को कहा जाता था, है ना। कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। आगे, चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे?
जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना से संबंधित थे, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है आप लोगों से क्वेश्चन। आगे बढ़िए, अगला है क्वेश्चन, चंगेरवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है। चंगेरवा महोत्सव का जो आयोजन है वो बस्ती जनपद में होता है, बस्ती जनपद में होता है, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। गुप्तकालीन 10 अवतार मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो 10 अवतार मंदिर जो था ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। देवगढ़ में, यहाँ आप भगवान विष्णु के 10 अवतार के दर्शन कर सकते हैं। और यही नहीं, मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की जो देखने की व्यवस्था है वो भी है यहाँ पे। पट्टी पर वैष्णव पौराणिक कथाएं लिखी गई हैं, उनकी नक्काशी वहाँ पे की गई है, काशीदादार नक्काशी। गीता पर आयोजित प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा का नाम क्या था, है ना। चलिए देखिए, गीता पर आयोजित प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी मरियम सिद्दीकी। मरियम सिद्दीकी भी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। मात्र ये 12 वर्ष की एक कम उम्र की, है ना, लड़की थी। और मुंबई में आयोजित श्रीमद् भागवत गीता प्रतियोगिता में 100 में से 100 अंक इसने ले आए और इसे गीता गर्ल की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, है ना। इस प्रतियोगिता में लगभग 5000 बच्चों ने भाग लिया था। मरियल गीता गर्ल के नाम से भी इन्हें संबोधित किया गया है, मरियम सिद्दीकी। गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी। तो भाई मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, ये आलमगीरपुर की खोज की गई थी 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा, ठीक है ना, याद रखना। आगे बढ़िए, गंगा नदी में जल विकास हल्दिया से कहाँ तक प्रस्तावित है। तो गंगा नदी में जल मार्ग विकास जो है हल्दिया से इलाहाबाद तक प्रस्तावित है, ये याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी। तो कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाड़ था, हूण नेता तोरमाड़, इन्हें कौशाम्बी को क्षति पहुंचाई थी। 500 ईसा मतलब 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर इसने अधिकार किया। मिहिर कुल तोड़मार का ही ये पुत्र था जिसने हूण साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक किया था। आगे बढ़ते, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था। तो कौशाम्बी जो था वो वत्स महाजनपद की राजधानी था, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, कोसी परिक्रमा का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है। तो कोसी परिक्रमा का जो संबंध है ना, वो है अयोध्या जनपद से, याद रखना, अयोध्या जनपद से कोसी महाजनपद। आगे, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी। कौशल श्रावस्ती। अगला, केदारनाथ सिंह ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के कौन से लेखक बने। तो देखिए याद रखना, हिंदी के 10वें लेखक बने थे, है ना, 10वें लेखक बने थे या 12वें, 10वें लेखक थे हिंदी के। और इन्हें 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2013 के लिए, है ना। तो केदारनाथ सिंह ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया इन्होंने 2013 में। 49वां ये ज्ञानपीठ अवार्ड था जो इन्हें दिया गया और ये 10वें हिंदी के लेखक थे। आगे, कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। तो याद रखना, जैन धर्म का एक प्रसिद्ध केंद्र था कुषाण काल में मथुरा। अगला सवाल, कुशीनगर किस राज्य की राजधानी थी। तो जो कुशीनगर है दोस्त वो मल्लों की राजधानी थी, मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, है ना। चलो जी, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, 110 कराऊंगा इसमें मैं, बचे हुए 110 अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कराऊंगा। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा। तो देखिए, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा था, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो ये मल्ल गणराज्य की राजधानी रहा था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कुरु राज्य की राजधानी कौन सी थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कुरु राज्य की जो राजधानी थी वो थी आंसदीवत, आंसदीवत कुरु महाजनपद की राजधानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाण के सिक्के प्राप्त हुए। तो किस स्थल से प्राप्त हुए थे, अकबर, है ना। तो किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि पाने वाले राजाओं और कुषाण के सिक्के प्राप्त हुए। तो भाई ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, अकबर ने प्रयाग, ठीक है। और प्रयाग भी नहीं था, अही छत्र था, अही छत्र, जहाँ से
मित्र उपाधि वाले राजाओं के साक्ष्य और कुषाण कालीन सिक्के मिले थे। बहुत देर होगी बोलते 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 बोलते, जो माइंड है ना वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने लगा है। 100 क्वेश्चन होने को जा रहे हैं, है ना। चलिए, मिस्टेक के लिए सॉरी है। किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया था, है ना। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था, डायरेक्टली आप लोग याद रख सकते हैं। 1605 की बात है। किस शासक के द्वारा टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेखों को दिल्ली स्थापित करवाया गया था। तो टोपरा एवं मेरठ के स्तंभ लेखों को दिल्ली स्थापित करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाता या फिर मनाया गया, है ना, मनाया गया है। तो देखिए, किस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया है, क्योंकि मनाया जा चुका 2022 को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया था। किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती की अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी, यानी कोई भी चार्ज उन पैसे नहीं लिया था, वो था चंद्रभानु गुप्त, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। चंद्रभानु गुप्त भारत के स्वतंत्रता सेनानी जो थे और एक राजनेता थे। ये 7 दिसंबर 1960 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद ये 2 बार और मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। तो सही आंसर है पांचाल महाजनपद। अगला सवाल, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। उत्तर है काशी। चलिए, लास्ट सवाल करा देता हूं आज का मैं तुम्हें। किस तिथि को चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे। कौन सी थी वो तिथि जब चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे, भूलोगे नहीं उसे। तो ये तिथि 27 फरवरी 1931, है ना। 27 फरवरी 1931, है ना भाई। अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब मैं 110 से 111 से आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कवर कराने वाला हूँ। आज की वीडियो में इतना ही काम बहुत है ना। इतना करोगे तो बहुत आसानी के साथ यूपी जीके आपकी कवर हो जाएगी। जय हिंद।